चलो एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन से ही हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, काफी मजा आने वाला है। एक्सेंट्रिसिटी के डेफिनेशन को देखो और वहां से जाएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और वहां से सब कुछ डिफाइन कर देंगे, डीजनरेट कोनिक्स और कोनिक सेक्शन सब कुछ डिफाइन कर देंगे, ठीक है। सो अब का टॉपिक, नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखना, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ओके, अब देखो मैं एक लोकस के थ्रू सारी चीजें समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरा लोकस देखो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point such that the ratio of its distances from a fixed point, fixed point का नाम रखा मैंने 1, 2, and a fixed line, फिक्स्ड लाइन का नाम रखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब याद करो एक्सेंट्रिसिटी के डेफिनेशन को, वहां पर भी पॉइंट फिक्स कर देते थे, लाइन भी फिक्स कर देते थे, और उसके बाद एक मूविंग पॉइंट जिसको हम लोकस के लिए h कॉमा लेके चलेंगे और बाद में उसको x कॉमा वाई रख देंगे, और फिर देखेंगे कि क्या वो इक्वेशन एक कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है। अगर वो एक कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है तो सारे के सारे कोनिक सेक्शन के इक्वेशंस कैसे दिखते हैं, उस पर एक फाइनल पॉइंट लाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो मेरी फिक्स्ड लाइन है, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं। अभी के लिए जो फिक्स्ड लाइन है दैट इज x प्लस वाई, फिक्स्ड लाइन है x प्लस वाई, मतलब हमारा डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट पॉइंट इज 1, 2। तो जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका नाम क्या रखना पड़ेगा भाई, जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका नाम रखा h, के, बिल्कुल सही, उस पॉइंट का नाम रखा h, के। अच्छा, अब ये पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है such that its distance from a fixed point and a fixed line, क्या लेना डिस्टेंस, इसको एक बराबर का डिस्टेंस ले लेते हैं, लाइक इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम एंड अ फिक्स्ड लाइन, डिस्टेंसेस लिख दिया हो ना, आर इक्वल, ठीक है, डिस्टेंसेस आर इक्वल। और अगर डिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी कर्व मिलेगी भाई, कौन सी कर्व मिलेगी, पैराबोला मिलेगी, ठीक है। सो अब हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पर वो कोई भी एक कर्व हो सकती है, और अगर वो कोई भी एक कर्व हो सकती है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, बात करते हैं भाई इस रिजल्टेंट कर्व की। ये h, k का डिस्टेंस 1, 2 से, दैट डिस्टेंस विल बी h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस will be equals to h, k का डिस्टेंस x plus y is equals to 0 से। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे और लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ h plus k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1, उन दोनों का होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था, एक तरफ मॉड्यूलस दूसरे तरफ स्क्वायर रूट दिखे, क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो देखो, अब अरे पूरे मसाले में कोई भी पैरामीट्रिक कांस्टेंट है क्या, कोई थीटा, कोई टी, कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली आप h की जगह पर x रखने वाले हो, k की जगह पर y रखने वाले हो, ठीक है। तो देखो यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस नॉट k प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मॉड्यूलस का स्क्वायर कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो भाई, किसी ने नहीं रोका है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो रिजल्टेंट फिगर क्या बनता है। तो यहां से बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, यहां से बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y, और इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, this will be equals to x square plus y square plus 2 times of xy, ठीक है। अब देखो तो 2x square, इनफैक्ट हम सभी को LHS में लेके आ ही जाते हैं, सो
सारी चीजें एक साथ सॉल्व करके लिख रहा हूं, तो 2x² - x² मेक्स x², 2y² - y² मेक्स y², -2x का 2 टाइम्स 4x, -4y का 2 टाइम्स -8y, और ये वाला माइनस ऑफ 2xy इधर आ जाएगा, सो माइनस ऑफ 2xy, कांस्टेंट टर्म है 4 + 1 5, 5 2 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक कोनिक का इक्वेशन कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब देखो यहां पर सारे मसाले हैं। कौन कौन से मसाले की बात हो रही है भाई? x में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है, x मल्टीप्लाइड बाय y का टर्म है, सिंगल x का टर्म है भाई, सिंगल y का टर्म है, और x और y दोनों का ही टर्म नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो हमारे डीजनरेट कोनिक, सॉरी जो हमारे कोनिक सेक्शंस के कर्व होते हैं, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड, सॉरी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है, वो कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यहां से जो रिजल्टेंट कर्व आनी चाहिए थी वो कैसी आनी चाहिए थी? पैराबोला आनी चाहिए थी। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन एक पैराबोला को शो कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या ये एक पैराबोला को शो कर रहा है। ओके, तो देखो तो भाई x² + y² -2xy - 4x - 8y + 10 इज इक्वल टू 0। ये जो रिजल्टेंट कर्व आ रही है, ये एक ओपन कर्व है। ओपन कर्व है, थोड़ा सा टिल्ट कर गई है। ओपन कर्व है जो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। पैराबोला ऐसा ही होता है। ठीक है, ओपन कर्व पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे कि जैसा इस केस में हुआ वैसा सारे के सारे केसेस में होगा। अब समझो वैसा सारे के सारे केसेस में क्यों होने वाला है, क्योंकि जब आप किसी डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो आपको x² y² का टर्म मिलेगा, आपको सिंगल x सिंगल y का टर्म मिलेगा, आपको कांस्टेंट टर्म्स मिलेंगे। और जब आरएचएस में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लोगे तो उसमें x और y का जब आप स्क्वायर करोगे तो पक्का पक्का एक xy का टर्म भी मिलेगा। क्लियर हो रही है चीज भाई? दोनों तरफ के डिस्टेंसेस को देखो, दोनों तरफ के डिस्टेंसेस को देखो। जो आपका एक्सेंट्रिसिटी है वो तो एक नंबर आने वाला है, कभी उसका 3/2 होगा, कभी एक्सेंट्रिसिटी 5 होगा, कभी एक्सेंट्रिसिटी 2 होगा, कभी एक्सेंट्रिसिटी 1/2 होगा। 1/2 होगा तो एलिप्स बनेगा भाई, 1 होगा तो पैराबोला बनेगा, 3/2 होगा तो हाइपरबोला बनेगा, 0 होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई का टर्म गायब हो जाएगा। 0 होगा तो एक्स वाई का टर्म ही नहीं रहेगा। ठीक है, आते हैं उस पर, आते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं? उसमें x² का टर्म होता है, उसमें y² का टर्म भी होता है, उसमें xy का टर्म भी होता है, उसमें सिंगल x का टर्म भी होता है, उसमें सिंगल y का टर्म भी होता है, और उसमें एक कांस्टेंट टर्म भी होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा दिखने वाला इक्वेशन लिखा गया, ये बड़ा सा इक्वेशन दिखने वाला इक्वेशन का बहुत सारा खेल है भाई, बहुत सारे खेल है, बहुत सारे आपके जवाबों का सवाल दे देगा और सवालों का जवाब दे देगा। उल्टा मैंने बोला था, इसलिए मैं कवर करने के लिए ऐसा बोल दिया। ओके, अब इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, या सर पेन खाते हुए बता, इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं वो कौन कौन से तुझे ऐसा लग रहा है कि वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे? एक होगा ए, हाँ एच, बी, जी, एफ, ये वाई है भाई, और ये सी। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जहां पर ए, एच, बी, जी, एफ, सी, बार्सिलोना, ये सभी के सभी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री निकाला इसमें 6 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, तो जब हम स्ट्रेट लाइंस की बात करते थे तो वहां पर ax + by + c = 0 लिखते थे, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आते थे, उन 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम कन्वर्ट कर लेते थे, उन 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम 2 आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, और फिर हम सर बोलते थे कि एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए केवल 2 कंडीशंस चाहिए, 2 कंडीशन से मैं एक स्ट्रेट लाइन या 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यूनिकली डिफाइन कर लूंगा। इसका मतलब क्या यहां पर मुझे 5 अलग अलग कंडीशंस दिए जाएं तो मैं एक कोई भी कोनिक सेक्शन डिफाइन कर सकता हूं। हाँ, यहां पर जो आपके 6 वेरिएबल्स दिख रहे हैं A, B, H, G, F, C,
इन सभी को जब आप सी से डिवाइड कर दोगे तो 5 वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितनी भी बड़ी कोनिक हो, हाइट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तक पहुंच जाओ, हाइपरबोला तक पहुंच जाओ, कैसे भी कोनिक हो, उसको डिफाइन करने के लिए आपको केवल 5 आर्बिट्री कांस्टेंट्स की या 5 इक्वेशंस की जरूरत है। पर क्या सर्कल को डिफाइन करने के लिए भी 5 इक्वेशंस की जरूरत है? नहीं भाई, सर्कल उससे कम में, उससे सस्ते में डिफाइन हो जाता है भाई। अभी समझेंगे क्यों उससे सस्ते में डिफाइन हो जाता है। उसके पहले सारे के सारे कोनिक्स कैसे इस सेकंड डिग्री कर्व से डिफाइन हो जाते हैं, एक बड़ा सा टेबल आपको बनाना पड़ेगा। और सबसे इनका जो पापा है भाई, जो इनका पेरेंट है, जो एक ऐसा वेरिएबल है जो डिफरेंशिएट करता है भाई कोनिक्स को और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, उस वाली चीज को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है, डेल्टा बहुत काम की चीज है भाई, ऐसा हल्के में मत लेना। डेल्टा को बहुत काम की चीज है, हल्के में मत लेना। ये डेल्टा को याद करने का तरीका देखो भाई। डेल्टा को याद करने का तरीका, डेल्टा होता है एक्चुअली डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट होता है? ए बी सी एफ जी एच। इधर लिखा एफ जी एच, नीचे सी आएगा। जी लिख दिया। इधर लिखना है सी। थोड़ा सा कमजोर हूं मैं अंग्रेजी में, आप तो जानते ही हो। और इधर भी नीचे में भी लिखना है एफ जी एच, नीचे में भी लिखना है ये एफ की दोस्ती मिरर इमेज जैसा सोचो। एफ इधर मिरर जी, इधर मिरर एच। ठीक है, तो ए बी सी एच जी एफ या एफ जी एच ऐसा लिखोगे। ये वाले डिटर्मिनेंट, ये वाले डिटर्मिनेंट को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा अब क्यों बोलते हैं डेल्टा? इसकी बहुत लंबी कहानी है, कभी शॉर्ट में समझाऊंगा, काम की नहीं है भाई ये कहानी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो ऐसा आएगा, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा यार सर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है यार सर, ठीक है। अब देखो एक बड़ा सा परिवार बनेगा, बड़ा सा परिवार बनेगा। आप इन परिवारों को समझो, ये परिवार एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, ये परिवार एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, पर हैं काफी अलग अलग। ठीक है, किन मायनों में अलग हैं? ये दोनों परिवारों के जो डेल्टा है ना, वो अलग अलग है। ठीक है, पहले वाले परिवार का जो डेल्टा है वो 0 हो चुका है। पहले वाले परिवार का डेल्टा 0 हो चुका है और दूसरे वाले परिवार का जो डेल्टा है वो नॉन जीरो है। ठीक है, जब पहले वाले परिवार का डेल्टा 0 हो जाता है तो आपको मिलती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दूसरे वाले परिवार में जब डेल्टा 0 हो जाता है तो आपको मिलते हैं कोनिक सेक्शंस। ऑफ कोर्स ऊपर वाला आपका डीजेनरेट कोनिक है। ठीक है, अब देखो इनमें भी बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। ठीक है, और ये कहानियां कुछ कुछ एक जैसे दिखती हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसके केसेस की बात की जाए, अगर कोनिक सेक्शंस के केसेस की बात की जाए भाई, तो एक कोनिक मिलता है मुझे जब डेल्टा नॉन जीरो है और एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो जाए। एच स्क्वायर बड़ा हो जाए ए बी से। ठीक है, एक कोनिक मिलता है, एक कोनिक मिलता है जब डेल्टा तो नॉन जीरो है और एच स्क्वायर बराबर हो जाए ए बी के। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल हो जाए ए बी के, एच स्क्वायर बराबर हो जाए ए टाइम्स ऑफ बी के। और एक कोनिक मिलता है जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए। ठीक है, व्हेन एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक है, अब देखो जो कहानी नीचे है वही कहानी ऊपर भी है। ठीक है, सेम कहानियां ऊपर भी आएंगी भाई, ऊपर में भी सेम कहानियां हैं, पर वहां पर जो चीजें हैं वो थोड़ी अलग हो जाएंगी, थोड़ी भिन्न भिन्न हो जाएंगी। तो ऊपर वाले केसेस में भी ये तीनों ही केसेस लिखने हैं हमें। कौन कौन से केसेस भाई? एक एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एक एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, और एक एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और एक एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। यहां पर लिख लेंगे एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ओके। तो यहां पर तीनों कंडीशंस, यहां पर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी,
h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab और h स्क्वायर इज लेस देन ab। ठीक है, अब ये कहानियों में ऊपर नीचे की कहानियां सेम है भाई, डेल्टा की वैल्यू 0 है, नीचे भाई डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है। जब आपकी डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए और h स्क्वायर छोटा हो जाए ab के, तो आपको मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, यहां पर मिलता है इमेजिनरी लाइंस। h स्क्वायर जब छोटा हो जाता है ab के तो आपको मिलती हैं इमेजिनरी लाइंस। इमेजिन करते रहो भाई, h स्क्वायर की वैल्यू ab से छोटी हो जाती है तो इमेजिनरी मतलब लाइंस हैं ही नहीं, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं जो हो सकती हैं कुछ ऐसे एंगल पर जो एंगल का स्लोप में डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, कुछ तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस मिलती हैं, इमेजिनरी लाइंस मिलती है जब h स्क्वायर की वैल्यू ab से छोटी हो जाती है। जब बराबर होती है तो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, तो मतलब एक ही लाइन मिलेगा, एक ही जैसे। हाँ, दो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं पर झोल है भाई, एक ही लाइन है वहां पर छुपी हुई। ठीक है, और जब h स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ab हो जाती है तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन साफ साफ दिखेगा भाई, दो प्रेमी जोड़ों का मेल कहां पर हो रहा है। टेलीस्कोप का टाइटल लग, h स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ab हो जाए तो फिर क्या बोल रहा था मैं, इमेजिनरी कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, वाह वाह, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ठीक है भाई, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, नीचे आएंगे फिर वापस आने वाले हैं ऊपर में। जब यहां h स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है ना, सॉरी ग्रेटर देन ab होती है तो आपको मिलता है हाई पर बोला। ठीक है, हाइपर बोला। ओके, h स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू ab होती है, अरे एक्सेंट्रिसिटी यहां पर 1 होने वाली है, यहां पर मिलता है कौन सा बोला, पैराबोला। और h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ab होती है तो आपको मिलता है एक एलिप्स, एक एलिप्स। अब बोलोगे सर ये तीनों तो बता दिया, सर्कल को क्या इनके खानदान से निकाल दिया गया है, सर्कल को क्या इनके खानदान से निकाल दिया गया है? हाँ थोड़ा बहुत निकला गया है, सर्कल, सर्कल दिखेगा हमें कुछ देर में, पर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक नगमा मैं आपके सामने पेश करता हूं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब a प्लस बी की वैल्यू, ध्यान देना भाई, a प्लस बी की वैल्यू शून्य हो जाए, h स्क्वायर की वैल्यू ab के बराबर से बड़ी है और a प्लस बी की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अनीशा बोल, तो क्या हो जाता है? अरे फिर चला गया क्या इंटरनेट? नेगेटिव, हाँ रुक जा। जब a प्लस बी की वैल्यू शून्य हो जाती है अनीशा, a प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या मिलता है? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, दोनों लाइंस क्या हो जाती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखना परपेंडिकुलर लाइंस। ये ऊपर वाले की कहानी है भाई, ऐसा नहीं कि नीचे तक पहुंच गए हैं। और जब यहां पर h स्क्वायर की वैल्यू ab से बड़ी है और इधर नीचे में जब a प्लस बी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो पता है क्या मिलता है? हाइपरबोला के एक खानदान का एक बिछड़ा हुआ भाई, a प्लस बी की वैल्यू 0 तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, सर्कल किधर है? नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, किधर बैठा हुआ है सर्कल? सर्कल किधर बैठा हुआ है? सर्कल कोई रोशनी डालेगा क्या? सर्कल किधर बैठा हुआ है? सर्कल बैठा हुआ है जब h खुद 0 बन जाए, एक्स वाई का टर्म गायब हो जाए, जब आपके सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में एक्स वाई का टर्म नहीं है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हो जाएं, ये दोनों चीजें जिसके खानदान में होंगी उसके खानदान में आएगा एक सर्कल, उसके खानदान में आएगा एक सर्कल। क्लियर है भाई? या सर तेरा ही थोपड़ा दिख रहा है इसलिए बार बार तुझसे पूछ रहा हूं, अब नहीं पूछूंगा। दीक्षा क्लियर हो गया बेटा? मधुरा इतनी उदास क्यों है? मधुरा कोई लैब वैब में बैठी है क्या? प्रैक्टिकल एक्टिकल कर रही है क्या?
अरे फिर तुमको जब मैं बात करता हूँ तो ऊपर पहुंच जाते हैं क्या सब? नहीं यार, हाँ ये रहे। हाँ, क्या कहाँ पे बैठी है? So, सर कॉल स्क्रीन भी फ्रैक्चर। अरे श्रेया, तुम अपने स्क्रीन को रोटेट करते रहते हो, शायद वो एक रीजन हो। ठीक है भाई, तो एच की वैल्यू 0, ए की वैल्यू बी के बराबर 1 मिलेगा सर्कल। क्लियर है भाई? तीसरा वाला भी, तीसरे वाली कहानी भी समझ में